रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है उसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग भी बोलते हैं, ठीक है। ये एक बायोटेक्नोलॉजी की ही स्ट्रीम है जो कि डील करती है किसके साथ, मैनिपुलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल बाय मैन इन विट्रो, ठीक है। इन विट्रो जेनेटिक मटेरियल का मैनिपुलेशन होता है, मॉडिफिकेशन होता है किसके थ्रू, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, सेट ऑफ टेक्निक्स होती हैं जो कि इनेबल करती हैं डीएनए डिफरेंट सोर्सेज से, ठीक है, अलग अलग सोर्सेज से, मतलब फॉरेन डीएनए हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसको आइसोलेट करते हैं और उसको रिकम्बाइन करके रिकम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं, ठीक है। और उस रिकम्बिनेंट डीएनए को हम क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, मतलब होस्ट के अंदर जो कि रेसिपिएंट होता है, ठीक है। ये सब होता है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर। उसके बाद इस सब से हम एक स्पेसिफिक डेफिनेशन अगर बोले रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की, तो क्या कहेंगे, इट इज ए वे इन विच जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस इनटू द जीनोम ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। क्या होता है इसके अंदर, कोई जेनेटिक मटेरियल हम किसी ऑर्गेनिज्म से क्या करेंगे, आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करेंगे, मतलब किसी और जो ऑर्गेनिज्म है उससे क्या करेंगे, हम डीएनए आइसोलेट करेंगे, पहले आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करेंगे, उसे आइसोलेट करेंगे, और आइसोलेट करने के बाद जैसे भी आपने पढ़ा था रिकम्बाइन करेंगे, आरडीएनए बनाएंगे और उसको इंट्रोड्यूस करेंगे हम रेसिपिएंट के अंदर, ठीक है। और रेसिपिएंट के अंदर इंट्रोड्यूस करने के बाद वहाँ पे उसका क्या होगा, उस फॉरेन डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, ठीक है, और वहाँ पे उसका एक्सप्रेशन होगा और उस ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये सब होता है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर। तो इसके अंदर जो मेन टेक्निक्स होती हैं, दो टेक्निक होती हैं, या तो किसके थ्रू होगा, इंट्रोडक्शन जब होता है फॉरेन डीएनए का, वो या तो होगा किसी वेक्टर के थ्रू, किसी एजेंसी के थ्रू होगा, ठीक है। तो वो एजेंसी क्या होती है, वेक्टर होती है, ठीक है। अलग अलग टाइप के वेक्टर्स होते हैं, वो आप आगे पढ़ोगे, ठीक है। और या होगा डायरेक्ट इंट्रोडक्शन, ठीक है, डायरेक्ट इंट्रोडक्शन हो जाए डीएनए का, या फिर किसी एजेंसी के थ्रू पहले हम किसी वेक्टर के अंदर इंट्रोड्यूस करें और फिर उस वेक्टर को हम इंट्रोड्यूस कर दें उस होस्ट के अंदर, ठीक है। तो उसमें क्या है, किसी वेक्टर की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो सबसे पहले करते हैं, फर्स्ट वन इज थ्रो ए वेक्टर, वेक्टर के थ्रू जो है इसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम उस डीएनए को, डिजायरेबल फ्रेगमेंट्स का जो डीएनए है उसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे या फिर हम उसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, कि मतलब कौन से डीएनए के अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, किसके अंदर वो सीक्वेंस है जो हमें इंसर्ट करवानी है रेसिपिएंट सेल के अंदर, ठीक है। ये नहीं है कि कोई भी डीएनए का कोई भी पार्ट जो है उसको हम कट करेंगे, क्लीव करेंगे और उसको हम इंट्रोड्यूस करवा देंगे होस्ट के अंदर, ऐसा नहीं होता, ठीक है। जिसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो हमें इंट्रोड्यूस करवाना है, क्लोन करवाना है रेसिपिएंट के अंदर, उसी पार्ट को हम क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं, ठीक है। पहले सिलेक्ट करेंगे उस डीएनए को, फिर उसे आइसोलेट करेंगे और आइसोलेट करने के बाद क्या करेंगे, उसे इंट्रोड्यूस करवा देंगे उस वेक्टर के अंदर। यहाँ पे क्या है, जो पार्ट हमें चाहिए है, जिसके अंदर हमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, मतलब जिसे हमें इंट्रोड्यूस करवाना है, उसको बोलते हैं इंसर्ट, ठीक है। उस एक पर्टिकुलर सीक्वेंस जो होती है डीएनए की, उसको क्या बोलते हैं, इंसर्ट बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिएगा, एक इंसर्ट चाहिएगा डीएनए का, उसको हम आइसोलेट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, जनरेशन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए, मतलब अब क्या होगा, आरडीएनए की जनरेशन होगी। वो कैसे होगी आरडीएनए की, जो हमारा इंसर्ट मिला था हमें, जिसको हमने आइसोलेट किया था उस डीएनए से, उसको हम क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे किसी कैरियर डीएनए के अंदर, या फिर उसको क्या बोलते हैं, कैरियर को वेक्टर के अंदर, ठीक है। तो वेक्टर के अंदर अगर हम इस इंसर्ट को इंट्रोड्यूस कर देंगे तो क्या होगा, रिकम्बिनेंट डीएनए की फॉर्मेशन होगी, मतलब आरडीएनए की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो आरडीएनए क्या बोल सकते हैं, आरडीएनए किस किस का कॉम्बिनेशन होता है, वेक्टर प्लस में इंसर्ट। इंसर्ट कौन सा होता है, इसके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है भाई, ठीक है। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो आरडीएनए हमारा बना है इसको हम इंट्रोड्यूस कर देंगे किसके अंदर, होस्ट सेल के अंदर, ठीक है। होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ, वहाँ पे उसका क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा, एक्सप्रेशन होगा, ठीक है, और उसके फिनोटिपिक चेंजेस होंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, वेक्टर के थ्रू अगर होता है,
ठीक है। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में अगर हम वेक्टर के थ्रू मॉडिफिकेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या होगा, क्या क्या स्टेप से, सबसे पहले हम उस डीएनए को आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने के बाद हमारी जो जिस फ्रेगमेंट के अंदर डीएनए के जिस फ्रेगमेंट के अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब जो हमें इंट्रोड्यूस करवाना है, उस पार्ट को क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे और उस पार्ट को बोलते हैं इंसर्ट। ठीक है। इंसर्ट को आइसोलेट करने के बाद इंसर्ट को किसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाएंगे, वेक्टर के अंदर इंट्रोड्यूस करवाएंगे। ठीक है। और इंसर्ट को जब वेक्टर के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो क्या बन जाता है, आरडीएनए बन जाता है, मतलब रिकम्बिनेंट डीएनए बन जाता है। अब ये जो रिकम्बिनेंट डीएनए है इसको हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं होस्ट के अंदर। ठीक है। वहाँ पे उसका रेप्लिकेशन होता है। ठीक है। ये 3 स्टेप हैं अगर वेक्टर के थ्रू हमें मॉडिफिकेशन करवानी है। ठीक है। और उसके बाद है सेकंड है थ्रू द डायरेक्ट इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए। अगर डीएनए का डायरेक्ट इंट्रोडक्शन करना है, किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर की अगर ज़रूरत नहीं है, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है, डायरेक्ट इंट्रोडक्शन के अंदर, तो इसके अंदर डायरेक्ट इंट्रोडक्शन कैसे हो सकता है, यहाँ पे कुछ स्टेप्स है जैसे को कल्टिवेशन, इलेक्ट्रोपोरेशन और माइक्रो इंजेक्शन। इसके अलावा और भी हैं। ठीक है। जैसे कि लाइपोसोम मेडिएटेड जीन ट्रांसफ़र है, कैल्शियम फॉस्फेट प्रेसिपिटेशन मेथड है। ठीक है। अल्ट्रासोनिफिकेशन होती हैं और पोलन ट्यूब के थ्रू होते हैं। ठीक है। ये सब भी होता है, लेकिन मेनली यहाँ पे हम अभी 3 कर रहे हैं, को कल्टिवेशन, इलेक्ट्रोपोरेशन एंड माइक्रो इंजेक्शन। ठीक है। को कल्टिवेशन में क्या होता है, इसमें जो रेसिपिएंट सेल्स होती हैं जिसके अंदर हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना है। ठीक है। जिसके अंदर हमें फॉरेन डीएनए इंट्रोड्यूस करवाना है, उस रेसिपिएंट सेल का प्रोटोप्लास्ट जो है उसकी कल्चरिंग करते हैं किसके साथ, प्यूरिफाइड डीएनए के अंदर, डीएनए के साथ, मतलब जो प्यूरिफाइड डीएनए है उसकी और रेसिपिएंट सेल का जो प्रोटोप्लास्ट है उसकी क्या करवाते हैं, को कल्चरिंग करवाते हैं। उनकी कल्चरिंग दोनों की एक ही मीडियम के अंदर करवाते हैं। ठीक है। प्यूरिफाइड डीएनए कौन सा होगा, जिसके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है। ये नहीं है किसी भी डीएनए, जिसके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसके साथ हम को कल्चरिंग करवाते हैं रेसिपिएंट प्रोटोप्लास्ट की। ठीक है। तो उससे क्या होता है, वो उसके अंदर इंट्रोडक्शन हो जाता है फॉरेन डीएनए का। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन में क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो है वो अप्लाई करते हैं और उस इलेक्ट्रिक इम्पल्स की वजह से क्या होता है, जो रेसिपिएंट सेल है उसके प्रोटोप्लास्ट की पोरोसिटी चेंज हो जाती है। ठीक है। उसकी वजह से पोरोसिटी अगर उसकी चेंज हो जाती है तो उसकी वजह से क्या करता है, रेसिपिएंट सेल का प्रोटोप्लास्ट जो है वो डायरेक्टली एम्बाइब कर लेता है प्यूरिफाइड डीएनए को। ठीक है। नेक्स्ट है माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन मतलब यहाँ पे क्या करते हैं, माइक्रो पिपिट की हेल्प से हम डायरेक्ट इंजेक्ट कर देते हैं फॉरेन डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स होते हैं। ठीक है। जिसके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं इंसर्ट। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, माइक्रो पिपिट के थ्रू हम इंसर्ट को क्या कर देते हैं, इंट्रोड्यूस कर देते हैं किसी रेसिपिएंट सेल के अंदर। ठीक है। तो इस टाइप से इंट्रोडक्शन से मतलब कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू जो ऑर्गेनिज्म जनरेट होती है उनको बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। और अगर कोई क्रॉप्स जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू मॉडिफाई हो रही है तो उसको बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। ठीक है। जीएमओ बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। और क्रॉप्स होती हैं तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। उसके बाद है इसके अंदर टूल्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के टूल्स जो हैं, बायोलॉजिकल टूल्स है, वो मेनली है एंजाइम्स एंड वेक्टर्स। ठीक है। सबसे पहले एंजाइम्स करते हैं। एंजाइम्स के यहाँ पे एंजाइम्स जो है जैसे अलग अलग टाइप्स के हैं जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर यूज होते हैं। लाइसिंग एंजाइम होते हैं, क्लीविंग एंजाइम होती हैं। ठीक है। और क्लीविंग में भी फिर एक्सोन्यूक्लियेज है, एंडोन्यूक्लियेज है, डीएनएज है। ठीक है। आरएनएज है और रेस्ट्रिक्शन, उसके बाद एंडोन्यूक्लियेज होते हैं, उसके अंदर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज होती हैं। ठीक है। डीएनए लाइगेज होता है, एल्कलाइन फॉस्फेटेज होती हैं और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, डीएनए पॉलीमरेज और टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफेरेज, ये एंजाइम्स आते हैं इसके अंदर रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर। ठीक है। तो सबसे पहला है लाइसिंग एंजाइम। लाइसिंग एंजाइम, इसके अंदर लाइसोजाइम आते हैं। ठीक है। तो लाइसिंग एंजाइम नाम से पता चल रहा है क्या करेगा, लाइसिस करेगा। लाइसिस मतलब सेल वॉल जो है उसका डिग्रेडेशन करेगा या फिर सेल वॉल को क्या करेगा, ब्रेक करेगा। ठीक है। तो ये किसके लिए यूज होते हैं, लाइसिंग एंजाइम यूज होते हैं टू ओपन अप द सेल्स टू गेट द डीएनए।
अगर उसकी सेल वॉल ब्रेक हो जाएगी तो क्या होगी, सेल ओपन हो जाएगी और हम इजीली डीएनए को क्या कर लेंगे, आइसोलेट कर लेंगे, जो कि रिक्वायरमेंट होती है जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स के अंदर, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर, ठीक है। लाइसिंग एंजाइम में एग्जांपल आता है लाइसोजाइम का, जो कि लाइसोजाइम जो है वो किसको डिग्रेड करता है, किसको डिजोल्व करता है, बैक्टीरियल सेल वॉल को, ठीक है। मतलब कि लाइसोजाइम जो है वो किसके लिए यूज होता है, टू ओपन अप द सेल्स ऑफ बैक्टीरियल सेल, ठीक है। किसी बैक्टीरिया की सेल को अगर ओपन करना है और बैक्टीरिया से हमें अगर डीएनए को आइसोलेट करना है तो उसके लिए एंजाइम यूज होता है लाइसोजाइम, ठीक है। नेक्स्ट है क्लीविंग एंजाइम। क्लीविंग एंजाइम्स को न्यूक्लिएजिज बोलते हैं, ठीक है। न्यूक्लिएजिज, क्लीविंग नाम से पता चल रहा है। न्यूक्लिएज है मतलब क्या करेगा, किसका ब्रेक डाउन करेगा, न्यूक्लिक एसिड का ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है। डिग्रेडेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और नाम अब आपको पता है न्यूक्लिक एसिड जो किससे मिलके बना होता है, बाय द रिपीटेड यूनिट्स ऑफ मोनोमेरिक न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। मोनोमेरिक न्यूक्लियोटाइड के ज्वाइनिंग से बनता है न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और वो न्यूक्लियोटाइड जो किससे बना होता है आपको पता है, नाइट्रोजिनस बेस से, पेंटोज शुगर से और 3 फॉस्फेट ग्रुप्स, ठीक है, इनसे मिलके बना होता है। अब यहाँ पे क्या करता है, न्यूक्लिक एसिड का डिग्रेडेशन करता है। और हमें पता है कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो न्यूक्लियोटाइड की ज्वाइनिंग से बनते हैं। और न्यूक्लियोटाइड जो है, न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो कौन से बॉन्ड्स के थ्रू ज्वाइन होती हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू, ठीक है। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू क्या होती है, लिंक होती है आपस। मतलब यहाँ पे न्यूक्लियेज एंजाइम जो है वो क्या करेगा, न्यूक्लियेज एंजाइम क्या करेगा, क्या करेगा, ब्रेक कर रहा है। ब्रेक मतलब क्या करेगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो होता है जो कि लिंक करता है न्यूक्लियोटाइड को, उसको क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, ठीक है। क्लीविंग एंजाइम्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट के बेसिस पे ये 2 टाइप्स के होते हैं, राइबोन्यूक्लिएजिस, ठीक है, और डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिएजिस। राइबोन्यूक्लिएजिस मतलब इसके अंदर राइबोन्यूक्लिएजिस का मतलब क्या होगा, जो कि डिग्रेड करता है राइबोन्यूक्लिक एसिड को, ठीक है। और राइबोन्यूक्लिक एसिड कौन सा होता है, आरएनए। मतलब राइबोन्यूक्लिएजिस या फिर आरएनए जो है वो अटैक करता है आरएनए के ऊपर, ठीक है। आरएनए पे ब्रेक करेगा, मतलब ये आरएनए का हाइड्रोलिसिस करेगा, आरएनए का डिग्रेडेशन करेगा बाय ब्रेकिंग फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट है डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिएज या फिर डीएनएज, ये अटैक करता है डीएनए पे, ठीक है। मतलब कि डीएनए का क्या करेगा, हाइड्रोलिसिस करेगा। अब फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं न्यूक्लिएजिज ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ अटैक, ठीक है, कि अटैक कहाँ कर रहे हैं, ये कौन से एंड्स पे कर रहे हैं, एंड्स पे कर रहे हैं या फिर मिड में कर रहे हैं, उसके बेसिस पे जो है ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक्सोन्यूक्लिएजिज एंड एंडोन्यूक्लिएजिज, ठीक है। एक्सोन्यूक्लिएजिज नाम से पता है, एक्सो मतलब आउटर साइड, एंडो मतलब इनर साइड, ठीक है। एक्सोन्यूक्लिएज जो है वो कहाँ अटैक करते हैं, टर्मिनल एंड्स पे अटैक करते हैं, ठीक है। और टर्मिनल एंड्स आपको पता है डीएनए का कहाँ होता है, 3' एंड और 5' एंड, 2 एंड्स होते हैं, ठीक है। तो एक्सोन्यूक्लिएज जो है वो या तो 3' एंड पे अटैक करेगा या फिर 5' एंड पे अटैक करेगा। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि कोई एक पर्टिकुलर एक्सोन्यूक्लिएज जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक एंड पे अटैक कर सकता है, या तो वो 3' एंड पे करेगा या फिर 5' एंड पे करेगा, लेकिन दोनों एंड पे सेम एंजाइम अटैक नहीं कर सकता, ठीक है। ये है एक्सोन्यूक्लिएज। एक और कौन सा होता है, एंडोन्यूक्लिएज। एंडोन्यूक्लिएज कहाँ अटैक करता है आपको पता है, दिस एंजाइम क्लीव्स द डीएनए डुप्लेक्स एट एनी पॉइंट एक्सेप्ट द टर्मिनल एंड्स। टर्मिनल एंड को छोड़ के सेंटर में जो है मिड से अटैक करता है, मिडल के जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है उनको ब्रेक करता है एंडोन्यूक्लिएज, ठीक है। उसके बाद इसके टाइप्स जो है एंडोन्यूक्लिएज के अंदर कुछ क्या होते हैं, नॉन स्पेसिफिक एंडोन्यूक्लिएज होते हैं, मतलब वो किसी कहीं भी रैंडम साइट्स पे जाके अटैक कर सकते हैं मिड में, ठीक है। करेंगे तो मिडल रीजन में, लेकिन किसी रैंडम साइट पे अटैक कर सकते हैं। और कुछ क्या होते हैं, हाईली स्पेसिफिक होते हैं, जो कि सिर्फ स्पेसिफिक साइट्स पे ही अटैक करते हैं, ठीक है। और ये जो स्पेसिफिक एंडोन्यूक्लिएज है उनको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, ठीक है भाई, आ गए समझ में यहाँ तक। कुछ पूछना हो अभी